फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह एडिशन 2024। पिछले वाले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास को पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट करवा दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास आई मीन मिडिएवल हिस्ट्री को देखने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत, और आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा मुगल काल और फिर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो चलिए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोग को, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर के जल्द ही आ रही हूँ। पहले उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगी, उसका डिस्कशन मैं शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट में ही करवाने वाली हूँ। ये भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल ही रहने वाला है। रील्स बनाने से अच्छा है कि ये सब क्वेश्चन से संबंधित शॉर्ट्स बनाया जाए। तो चलिए आज का वीडियो मैं प्रारंभ करती हूँ भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। चलिए, फर्स्ट नंबर है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी थे। कुछ ऐसा इंक का यूज किया गया है जिसका पिक क्लियर नहीं आ पाया, जैसे कि ब्लू इंक का प्रयोग किया गया है जिसका पिक सही से नहीं आया है। मैं वहाँ पे लिखते भी चलूँगी और कुछ अपने तरफ से डिस्कशन भी करवाते चलूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह किया गया था उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। नाम याद रखिएगा। आगे दिया गया है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न निकलने वाले हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 में। कहाँ का रहने वाला था? तो अरब का रहने वाला था। सबसे पहले जजिया कर भारत पर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। भारत पर आक्रमण कहाँ पे किया था? तो सिंध पर किया था। सिंध का राजा कौन था? तो राजा था दाहिर। दाहिर को क्या किया? तो पराजित कर दिया। ठीक है। और सिंध का ही एक स्थल है थट्टा। क्या स्थल है? थट्टा स्थल है। और इसी के समीप है देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह, और देवल बंदरगाह पर ही इसने अधिकार कर लिया। देवल बंदरगाह पर अधिकार किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। क्लियर। 712 में आक्रमण किया, अरब का रहने वाला था। आक्रमण किया था सिंध पर। सिंध का राजा था दाहिर। दाहिर को इसने पराजित किया। थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को इसने अपने अधिकार में ले लिया। और सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? अंतिम विजय प्राप्त की मुल्तान, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। हालांकि कुछ लोगों को इससे मुक्त भी रखा था। याद रखिएगा, बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, महिला हो गया, विकलांग हो गया और ब्राह्मण, ब्राह्मणों को भी इससे मुक्त रखा था। हालांकि ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है कि जजिया कर को सबसे पहले भारत में समाप्त करने का प्रयास किसने किया? तो यह किया था कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने। हालांकि अकबर ने भी 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तीर्थकर को कब समाप्त किया था? आप लोग को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। अकबर ने दास प्रथा और तीर्थकर को समाप्त कब किया था? मैं ही आप लोग को बताते चलती हूँ। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था, और 1563 में तीर्थकर को समाप्त किया था, और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों के द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया?
ऊंट पालन का और खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? अरबों के पश्चात जो भारत पर आक्रमण हुआ वह हुआ तुर्कों का हुआ। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्तगिन गजनी के द्वारा। अल्तगिन गजनी के द्वारा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, अल्तगिन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ गजनी साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। सबसे पहला जो तुर्क आक्रमणकारी जो था यह कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन यह कौन था? मोहम्मद गजनवी का यह फादर था। मोहम्मद गजनवी का यह पिताजी था। चलिए, इसी ने पहली बार आक्रमण किया था। तुर्की आक्रमणकारी की मैं बात कर रही हूँ। तुर्की आक्रमणकारी सबसे पहला कौन था? सुबुक्तगीन ही था। नेक्स्ट है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। यह आगे हो चुका। चलिए, नेक्स्ट है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग एक बार कंफर्म करेंगे। सुबुक्तगीन पराजित नहीं किया था, जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी आया था और मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को पराजित कर लिया था और जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में इसका बेटा भी आत्महत्या कर लेता है। आनंदपाल जिसका नाम रहता है वो ही पराजित हो जाने के बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के 1027 तक टोटल मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1025 का आक्रमण, जो कि कहाँ पर किया था? सोमनाथ पर किया था। चलिए, आगे दिया भी गया है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य टोटल 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्देश्य था धन संपदा को लूटना था, साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। साम्राज्य स्थापना करने का उद्देश्य किसका था? आगे चल करके मोहम्मद गौरी का जब आक्रमण होता है उसका उद्देश्य था साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी था। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था। अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। उतवी के द्वारा किताब उल यामनी लिखा गया था और फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों नाम। अल-बरूनी के पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, उतवी के पुस्तक का नाम है किताब उल यामनी, किताब उल यामिनी। फिरदौसी के पुस्तक का नाम क्या है? तो शाहनामा है। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर कहा जाता है, गौर से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं वहाँ पे भी आप लोग को कंफर्म कर दूंगी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1175 में किया था और इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था। पहली बार हार का सामना करना पड़ा था मोहम्मद गौरी को। दूसरा बार आक्रमण किया था 1178 में। यहाँ पे दिया भी गया है, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा जो कि पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी को। वही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। गौर करिएगा शब्दों पर। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। ठीक है, पहले 1191 में मोहम्मद गौरी हारा और 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग कंफर्म कर भी ले। प्रथम 1191, द्वितीय 1192। मोहम्मद गौरी पराजित पहली बार हुआ था और दूसरा बार हुआ था मोहम्मद गौरी विजय। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? देखिए तीनों डेट याद रखिएगा। देखिए 1175 में पहली बार आक्रमण किया था, 1178 में इसे हार का सामना करना पड़ा और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। किसके साथ? तो राजा जयचंद के साथ। राजा जयचंद कहाँ का रहने वाला था? तो गढ़वाल का शासक था। कहाँ का शासक था? गढ़वाल का। आगे है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो इनके साथ जो आने वाला सूफी संत थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? देवी लक्ष्मी की जो आकृति बनवाई गई थी यह मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ही इसका दास नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसी का दास था। कुवाचा भी इसी का दास था, याल्दोज कुवाचा। देखिए आगे नाम दिया भी गया है, मैं जिस चीज का नाम ले रही हूँ आगे क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तीनों का नाम याद रखिएगा, याल्दोज कुवाचा कुतुबुद्दीन ऐबक। याल्दोज कुवाचा कुतुबुद्दीन ऐबक, यह तीनों के तीनों किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आगे चल करके अब दिखाई दे रहा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। यहाँ पे दिया गया है, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अरबों के द्वारा किया गया। हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया गया है किसके द्वारा किया गया है? पहली बार अरबों के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की ओर प्रवेश करने वाले हैं। चलिए इसके बारे में मैं ही आप लोग को जानकारी दे देती हूँ। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया। कब से कब तक? तो 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता रहा। सबसे पहले जो शासनकाल था यह था गुलाम वंश का, दूसरा था खिलजी वंश का, तीसरा था तुगलक वंश का, चौथा था सैयद वंश और सबसे लास्ट लोधी वंश। याद रखिएगा 1300 माफ करेंगे, हमने क्या क्या बताया? पहले गुलाम वंश जिसे दास वंश या मामूलक वंश कहते हैं। गुलाम वंश का जो शासनकाल है 1206 से लेकर के 1290 तक। उसके बाद शासनकाल है खिलजी वंश का। खिलजी वंश का जो शासनकाल है यह हो जाएगा 1290 से लेकर के 1320। और आप लोग देख सकते हैं सबसे छोटा जो शासनकाल है यह खिलजी वंश का ही है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासनकाल रहता है और इसका शासनकाल है 1320 से लेकर के 1414 तक। सर्वाधिक शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही रहता है। उसके बाद शासनकाल आता है सैयद वंश का। सैयद वंश का शासनकाल जो है यह 1414 से लेकर के 1451 तक है। नो डाउट 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल रहता है। फिर 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल रहता है, लोधी वंश। और आप लोग को पता होगा 1526 में ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी और 1526 से लेकर के 1857 तक आप लोग को मुगल का देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए। लोधी वंश माफ करेंगे खिलजी वंश में 5, तुगलक वंश में 9 और सैयद वंश में 4 और लोधी वंश में 3 शासक हुए। सर्वाधिक शासक जो हुए यह खिलजी वंश में हुए। हालांकि सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तुगलक वंश का रहा है। ठीक है, गुलाम वंश में कितने शासक हुए? 11, खिलजी वंश में 5,
तुगलक वंश में 9, सैयद वंश में 4, लोदी वंश में 3 शासक हुए। गुलाम वंश का शासनकाल हमने क्या बताया, 1206 से लेकर के 1290 तक। वही खिलजी वंश का शासनकाल जो है, खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल है यह हो जाएगा 1320 से लेकर के 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक, और लोदी वंश का हो जाएगा 1451 से लेकर के 1526 तक। और यहाँ पे यही सब का नाम दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल जो है 1206 से लेकर के 1210 से है। उसके बाद आराम शाह का शासनकाल आता है, और उसके बाद इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है यह इल्तुतमिश ही कहलाता है। हालांकि संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासनकाल है, माफ करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बनता है आराम शाह बनता है, उसके बाद इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनती है। 1236 से लेकर के 1239 या फिर कहीं कहीं 1240 दिया रहता है रजिया सुल्तान का शासनकाल। उसके बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मशहूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुश बनता है। गुलाम वंश में भी 3 वंशों का शासन था। कौन कौन सा राजवंश, कुतबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलबनी राजवंश। उसी तरह से खिलजी वंश में अगर आ जाइएगा तो खिलजी वंश का स्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, सियाबुद्दीन उमर बना, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना, और फिर नासिरुद्दीन खुसरो खां। यह सब हुआ खिलजी वंश का शासक। तुगलक वंश में आ जाएगा तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबूबक शाह, यह सब कोई खास नाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश में खिज खां संस्थापक था, और मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। किस वंश का, सैयद वंश का। वही लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या फिर लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कलर कुछ और से लिखा गया है, इसका से अच्छा पिक नहीं आ पाया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हो गया है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन करवाया। तुर्कान ए चहलगानी, जिसमें 40 सदस्यों का यह एक गठन था, तुर्कान ए चहलगान। विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। टका एवं जित्तल नाम आता है, जो कि टका जो था चांदी का था और जित्तल तांबे का था। यही 2 प्रकार के सिक्के प्रारंभ करवाए। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी, यह कहाँ थी, लाहौर थी। लाहौर से राजधानी चेंज करके दिल्ली किसने लाया, इल्तुतमिश ने। और यह खलीफा से खलीफात भी प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुलाम वंश के बारे में थोड़ा डिटेल से। 1206 से लेकर 1290। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इजी है थोड़ा फास्ट कर लेंगे। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया, यह किया गया लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया, तो लाहौर को किया। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण किया था इल्तुतमिश ने। मलिक और सिपह सालार का पद धारण किए हुए था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए
दान देने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार दिल्ली में ही अवस्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में जो शासक बना था आराम शाह बना था। आराम शाह की हत्या करके ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? यह था बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। आगे है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा दल का गठन किया। इसका दमन किसने किया था? तो बलबन ने। कह सकते हैं कि बलबन ने इसका दमन कर दिया, खत्म कर दिया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश। कब आया था? तो 1221 में आया था। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। ठीक है, एकता व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तब हो जाएगा इल्तुतमिश। हालांकि आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त भी कर दिया था और नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। भूमि को लेने वाला इक्तादार। भूमि को लेने वाला इक्तादार। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो अमीर ए आखुर के पद पर। अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। कहा जाता है कि इसके साथ इसका थोड़ा प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस कारण से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अहमियत यह दे रही थी। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह। बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किसके समय में किया गया? बहराम शाह के समय में, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर किसने नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है बलबन का दामाद था। हाँ, नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसी ने प्रदान की, नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। सिजदा एवं पैबोस नीति लाने वाला कौन था? तो बलबन ही था। आगे दिया गया है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन ही था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए अर्ज। हालांकि बाद में चल करके इसका पुनर्गठन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था।
याद रखिएगा दीवान ए अर्ज जो है यह सैन्य विभाग से संबंधित है। लाया किसने? तो बलबन ने। पुनर्गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। बहुत ही छोटा था। अगर ऑप्शन में क्यूमर्स नहीं रहे तब आप लोग कैकुवाद को भी टिक कर सकते हैं। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मैं पहले ही बता दी, तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था और चांदी का सिक्का टका कहलाता था। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। किसने कहा है? सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश की ओर चलते हैं। 1290 से लेकर के 1320 तक शासनकाल। खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। मेन जो शासक आते हैं इसमें कौन आते हैं? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, माफ करिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसमें जो मेन शासक जो होते हैं यह कौन होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा ही। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, मैं हौले हौले मतलब आस्ते आस्ते कंप्लीट इसे करवाऊंगी। रक्त और लौह की नीति का त्याग कर रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यही था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त एवं लौह नीति को त्याग दिया था किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का यह ससुर भी कह सकते हैं या फिर चचा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1296 में कड़ा या फिर मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो इसी का दामाद या फिर भतीजा कहें, दोनों यही है, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका नाम था अली गुरशप। अली गुरशप। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में करवाया। कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन नए धर्म की स्थापना नहीं किया था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एशानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। सिकंदर एशानी या फिर द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? क्या किया था? रायकर, गुजरात का शासक था रायकर, उसी पर पहली बार आक्रमण किया था। कब? शासक बनने के बाद। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। किसे? मलिक काफूर को। कहाँ से खरीदा गया था? तो गुजरात विजय के दौरान। किसने खरीदा था? तो नुसरत खां ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में। वहां का शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे। पद्मावती का नाम आपने सुना ही होगा। चलिए आगे है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो दक्षिण अभियानों का जो सेनापति था मलिक काफूर था। नेक्स्ट है, तेलंगाना या फिर वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसने किया था? तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने कोहिनूर हीरा उसे भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। इसका भी बड़ा लंबा इतिहास चला रहा है कोहिनूर हीरा का। नेक्स्ट है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी पर। देवगिरी पर। देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवगिरी
देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। अभी हमने बताया अभियान का नेतृत्व इस चारों के चारों दक्षिण का भी जितना भी अभियान हुआ था सभी का नेतृत्व मल्लिक काफूर ने ही किया था। देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है। वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव। द्वार समुद्र के शासक थे वीर वल्लाल तृतीय। पांड के शासक थे वीर पांडे। देवगिरी पर आक्रमण किया था 1307 में। वारंगल पर आक्रमण किया था 1309 में। द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था 1310 में और पांड पर आक्रमण किया था 1311 में। एक बार फिर से 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। 1307 में देवगिरी, 1309 वारंगल, 1310 द्वार समुद्र और 1311 पांड पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? नगद वेतन देने के साथ साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर, घरी चर कर, इसे क्या कहा था? घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ही हुए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। खुद को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाजा दिल्ली। मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो अलाई दरवाजा दिल्ली। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी का नाम याद रखिएगा, जैसे कि वरीद ए मंडी। वरीद ए मंडी विभाग यह होता था बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक। वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक और सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था और मनैहान जो होता था गुप्तचर होता था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, मनैहान गुप्तचर होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार, पद्मावत की रचना किसने किया था? मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कौन नहीं जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320। अरे यार वही फिर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414। चलिए इसे कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा, हो सके तो शेयर करके मेरा हेल्प कर सकते हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, जिनका नाम गाजी मलिक भी है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यह था गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला, प्रारंभ करने वाला कह सकते हैं, और डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन ही था। हालांकि नहरों का जाल जो बिछवा दिया था यह किसने? यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। कि सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। याद करिए, निजामुद्दीन औलिया ने इसी को कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहे थे? तो दिल्ली अभी हुजूर अभी दिल्ली अभी दूर है, हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। निजामुद्दीन औलिया कहे थे किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इनका दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन औलिया का? तो यह दिल्ली में ही है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। बंगाल अभियान करने गया था, लौटते समय में ही वहाँ कुछ नहीं हासिल हो पाया, इस कारण से ही औलिया को कहा कि दिल्ली को खाली छोड़ दे।
इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज हनूज दिल्ली दूर अस्त। चलिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन सारे के सारे काम इसके फेल हो जाया करते थे। सबसे पहले 1226-27 में राजधानी परिवर्तन किया। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख कर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सबसे पहले राजधानी को परिवर्तन कर दिया, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। दुआब में वृद्धि कर दिया। कब? 1327-28 में। यह योजना भी असफल रहा, क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी, टैक्स नहीं दे सका। दुआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि यह काफी क्या होती है? उपजाऊ होती है। और उस समय क्या हुआ? अकाल पड़ गया, इस कारण से किसान जो है टैक्स नहीं चुका पाए और यह भी योजना जो है असफल रहा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसने एक गलती और कर दिया। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। सभी जो लोहार जो थे या तांबे के सिक्के घर पे ही बनाना प्रारंभ कर दिए। यह भी योजना क्या रहा? असफल रहा। खुरासान अभियान, 1336-37 में खुरासान पर अभियान किया। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान कर दिया। भाई, पहले वेतन दे दोगे तो काम थोड़ी ना कोई करेगा, तो सभी के सभी लोग क्या हो गए? फरार हो गए। नेक्स्ट है कराचिल अभियान, 1337 से 1338। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक पूछा जाता है क्रम से। राजधानी परिवर्तन 1236, माफ करेंगे 1326-27। दुआब में कर वृद्धि किया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, खुरासान अभियान किया, फिर कराचिल अभियान, खुरासान के बाद कराचिल अभियान। एक बार फिर से। राजधानी परिवर्तन, दुआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान का अभियान, कराचिल अभियान। चलिए नेक्स्ट है, कृषि के विकास हेतु अमीर एक कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अमीर एक कोही जो लाया गया था यह कृषि से संबंधित था। यह लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में। कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। इसके पुस्तक का नाम है रेहला। और यह भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। कह सकते हैं कि यह कौन सी सदी में आए हैं? 14वीं सदी में। और यही क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में इस बार मेंस में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, रेहला नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1336 में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा कर दी गई। और इसी के समय ही 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित 1336 में विजयनगर साम्राज्य इसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा कर दिया गया। कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में ही ये जो दो राज्य हैं अलग हो गए थे। नेक्स्ट है, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो हो जाएगा जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी से इनका संबंध अच्छे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो सिंध अभियान के दौरान। कब हुआ था? तो 1351 में। इसके बाद शासक कौन बना था? तो इसी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे?
टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो हैं किस शासक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है कि इसके दरबार में टोटल 1,80,000 गुलाम या फिर दास रहा करते थे। दीवान ए खैरात इसी ने लाया था। दीवान ए बदगान इसी के समय लाया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। पहले ही बता चुकी। हक ए सर्व जो होता था यह सिंचाई कर होता था और इसे भी लाने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग। फिरोज शाह तुगलक के समय स्थापित विभाग कौन कौन सा था? दीवान ए बदगान, आगे हमने बताया दीवान ए बदगान ये दासों के देख रेख के लिए था। दीवान इस्तिहाक या पेंशन देने के लिए था। दीवान ए खैरात यह हो जाएगा असहाय लोगों के लिए मदद के लिए। याद रखिएगा, इस्तिहाक पेंशन, बदगान दासों की देख रेख, दीवान ए खैरात असहाय लोगों के मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तैमूर भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। किसके समय काल में? तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नासिरुद्दीन महमूद के काल में। अब आगे हम लोग देखेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। हमने पहले ही बताया सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से लेकर के 1451 तक, और लोदी वंश का जो शासनकाल है यह हो जाएगा 1451 से लेकर के 1526 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सैयद वंश को। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिजर खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिजर खां हैं। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था खिजर खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश जो था यह शिया था। मुस्लिम जो है 2 वर्गों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया मानने वाला था सैयद वंश। सैयद वंश। नेक्स्ट है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके लेखक हैं? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। लोदी वंश के शासक के नाम यहाँ पर दिए गए जैसे कि बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 1489, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517, और इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक और रणभूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक इब्राहिम लोदी ही था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी जो है रणभूमि क्षेत्र में ही मारा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने ही। कितना वर्ष? 38 वर्ष बहलोल लोदी सर्वाधिक शासन किया था। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? यह कहा गया है बहलोल लोदी के बारे में। किसने कहा है? तो अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोदी कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 38 वर्ष तक। 38 वर्ष तक। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोदी था।
सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उसकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो है मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथा जैसे कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाना या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे है सल्तनत कालीन वंश, वही दिया गया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 मिनट। मामुलक वंश 1206 से 1290, दास वंश, मामुलक वंश या गुलाम वंश एक ही नाम है, ठीक है। इसका जो शासनकाल है 84 वर्ष तक है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 वर्ष का शासनकाल है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश 94 वर्ष तक शासन किया था, 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, 37 वर्ष तक। खिजर खां लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 और 76 वर्ष तक शासन किया था। बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। कोई बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता चुकी हूँ। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? लज्जत ए सिकंदर शाही, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी ही था। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध, इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? खतौली का युद्ध कब हुआ है? तो 1518, 1518 या 19, चलिए याद रखिएगा 1518, इसमें दिया गया 1518। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो राणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, पहले ही मैं बता दी। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्कों ने। पोलो खेलने का प्रचलन प्रारंभ किया था तुर्कों ने ही। सल्तनत काल में दस्तार बदगान किसे कहा जाता था? दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किससे माना जाता है? अमीर खुसरो को। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंग सिकंदरी संबंधित था या संबंधित था आयुर्वेद शास्त्र से। चलिए आगे है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मुगल काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। एक क्लास और ले लेंगे और दिल्ली सल्तनत को समेट करके मुगल काल की ओर प्रवेश करेंगे। अगले वाले वीडियो में भक्ति और सूफी आंदोलन भी देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।